वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और जो हम सोच रहे थे वही खिलाड़ी भी सोच रहे हैं। ये सोच करके थोड़ा अच्छा लगा, ये सुन करके थोड़ा अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूँ करण केसी की। करण केसी ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट मोर और लेस वही है जो हम लगभग पिछले 1-2 साल से कहते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं कि भाई सेपरेट टीम की ज़रूरत है, कुछ प्लेयर्स को अलग करने की ज़रूरत है और ओडीआईज बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले भी जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो मैंने ये मेंशन किया था कि यार अगर आप नंबर ऑफ़ ओडीआईज बढ़ाओगे तो शायद प्लेयर्स को थोड़ा सा वो यूज टू होंगे और उसको खेलना शुरू करेंगे। अब करण केसी ने यही बात कही कि हम उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेलते हैं। हम एक तो T20 फॉर्मेट में हम हैं और ओडीआई फॉर्मेट में वही सेम टीम है। तो जब सेम टीम दोनों फॉर्मेट में होती है तो काफ़ी बार स्विच करना मुश्किल होता है। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में आपको बताता हूँ, जाहिर सी बात उन्होंने नेपाली में कही होगी। उन्होंने कहा वी आर नॉट वेरी मच यूज टू ओडीआई क्रिकेट, वी प्ले 10 to 12 डोमेस्टिक क्रिकेट एंड मोस्टली T20s। और हम सबको ये पता है कि मोस्टली T20s ही खेलता है नेपाल। और उसमें फंडा ये होता है कि आपको आपको अब जो कितनी मुश्किल से T20 में एडजस्ट होते हो, फिर उसके बाद इवेंचुअली आप ओडीआई में शिफ्ट करते हो, तो वो जो सडन स्विच है वो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। दैट इज द मेन रीजन। आप जितनी बड़ी टीम्स देखो, अब सब टीम ने अपनी अलग अलग ओडीआई और अलग अलग T20 टीम बनाना शुरू कर दिया है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यार आप इंडिया की बात करो, इंडिया के पास देखो अलग कप्तान है, अलग टीम है। आप इंग्लैंड की बात करो, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ये हर जितनी टीम्स है ना, इनका अलग कप्तान इनके पास है, इनका अलग टीम अपने पास है। और यही बात करण केसी ने भी कही कि इट्स डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट बिटवीन द टू फॉर्मेट। यस इट इज़ डिफिकल्ट। और अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप नेपाल प्रीमियर लीग में घुसोगे, यहाँ से फिर उसके बाद आप और आगे बढ़ोगे। तो जब आप T20 के फॉर्मेट में घुसते रहते हो और फिर अचानक से आपको 50 ओवर मिलता है, तो पता है सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला माइंडसेट ये होता है, आपको लगता है ना बहुत सारे ओवर बच रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप ओडीआईज में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब प्लेयर खेलने आते हैं तो शुरू का 2-3 ओवर तो ठीक है, मोर और लेस वैसे ही रहता है। अगर अच्छा एक आध बाउंड्री चली गई, थोड़ा सा माहौल बन जाता है। नहीं तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि 10 ओवर के बाद ना अचानक से पारी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उन T20 प्लेयर्स के दिमाग में क्या होता है, T20 खेलने में 10 ओवर के बाद आपको पता रहता है कि सिर्फ 10 ओवर बच रहे हैं। 50 ओवर में 10 ओवर खेलने में आपको लगता है 40 ओवर बच रहे हैं। तो उनको लगता है कि यार बहुत टाइम बचा हुआ है। दैट इज द रीजन कि 10 से 30 ओवर के बीच में अक्सर हमने देखा है कि नेपाल के प्लेयर्स बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। और वो स्लो डाउन होने की वजह से लास्ट 20 ओवर्स में एक्स्ट्रा प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर आ जाता है। और फिर उसके बाद हमने इवेंचुअली हर मैच में यही देखा कि भाई आपको शुरुआत जैसे ही मिली हो, मिडिल ओवर्स में पारी थोड़ी स्लो हुई, अगर विकेट गिर गई तो मामला खराब, अगर विकेट नहीं गिरी तो फिर लास्ट में आकर के आयरी, गुलशन, जो भी प्लेयर्स आएंगे वो आकर के प्रेशर लेकर कुछ रन बना करके आउट होकर चले जाएंगे। जैसे को आयरी गुलशन का नाम भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी रोहित पौडेल की भी स्टेटमेंट आई थी जब उनसे पूछा गया कि आखिरी में अगर आपको 25 रन चाहिए आखिरी ओवर में तो आप किन 2 प्लेयर्स को भेजोगे। उन्होंने कहा आयरी एंड गुलशन झा। आपको पता है कि आपके शॉर्ट फॉर्मेट में अटैकिंग प्लेयर कौन से हैं? क्या आपको यह पता है कि आपके लॉन्ग फॉर्मेट में स्टेबल प्लेयर कौन से हैं? अब अगर आप भीम शर्की बोलोगे तो वो नहीं दिख पा रहे हैं स्टेबल, वो नहीं रुक पा रहे हैं। वो 40s वाली इनिंग जरूर है, बट मैंने पहले भी कहा था ओडीआईज में 40s वाली इनिंग काउंट नहीं होती है, T20s में होती है। सो आपको ये तो पता है कि T20s में या फिर आखिर ओवर में अटैकिंग इंटेंट के लिए अगर आपको अटैकिंग प्लेयर चाहिए तो वो कौन सा होगा। लेकिन अगर आपको स्टेबल प्लेयर चाहिए, एक तो कप्तान रोहित पौडेल खुद होंगे क्योंकि वी नो कि वो ओडीआई बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन उनके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं प्लेयर्स नहीं है भाई। अनिल आपके पास हैं, आपके पास बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन आप उनको उतने मौके नहीं दे रहे हो। बिकॉज वही जो बात करण केसी ने कही कि मोर और लेस सेम टीम है, सेम सेट ऑफ टीम है जो दोनों फॉर्मेट खेलती है। और वही सेम सेट ऑफ टीम जो है वो जब शिफ्ट करती है तो उस शिफ्ट में अपना बेस्ट नहीं दे पाती है। अब आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको सबसे पहले जो एनुअल कैलेंडर है उसमें जो स्टार्टिंग वाला फेज़ होता है, मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मैंने पिछली बार जब हम बात कर रहे थे जय ट्रॉफी के आसपास बात निकली थी, मैंने मेंशन किया था कि भाई जय ट्रॉफी जो है वो आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, आपको थोड़ा सा उससे ऊपर निकलने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स उनके लिए ठीक है जो अभी टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो प्लेयर ऑन एंड ऑफ मैच खेलते हैं। भाई आपका जो 11 का 11 प्लेयर है उसको आप रियल मैचेस दिलाओ ना। ठीक है, आप जय ट्रॉफी आप दिला रहे हो, उनको वहाँ कंपटीशन नहीं मिल रहा है बिकॉज वो अपने नीचे लेवल, आप सोचो जो आपके 15 प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो आपके रेगुलर 15 प्लेयर्स हैं वो जय ट्रॉफी खेल रहे हैं अदर प्लेयर के साथ। इसका मतलब उन प्लेयर के साथ जो नेशनल टीम में जगह नहीं बना पाए, तो कंपैरेटिवली वो अपने नीचे वाले कंपटीशन से खेल रहे हैं, अपने से लेस लीथल प्लेयर साथ खेल रहे हैं। तो जब प्लेयर अपने से लेस लीथल प्लेयर, लेस कॉम्पिटिटिव प्लेयर के साथ खेल रहा है तो वो कितना इंप्रूव कर सकता है।
वही अगर आप फॉर सम इन सम वेज अगर आप एक एक दो बायलैटरल सीरीज़ लगा सकते हो उनके साथ में, तो वो एक दो बायलैटरल सीरीज़ जो है वो इवेंचुअली आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो जो रिटर्न आपके पास आएगा उस पॉइंट पर वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और लंबे टाइम के लिए टीम को कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो जब मैंने करण केसी की स्टेटमेंट देखी तो मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि यार इट्स नॉट ओनली अबाउट हु आर वॉचिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट दोज हु आर एनालाइजिंग क्रिकेट, इट्स ऑल्सो अबाउट जो खेल रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए जो एनालाइज करता है या फिर आपके लिए जो कंज्यूम करता है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये प्लेयर भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ यार हम ना अभी T20 खेलकर निकले, तुरंत ओडीआई में शिफ्ट होना है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 10 ओवर के बाद जो T20 होता है उसमें आपका दिमाग रहता है कि सिर्फ 10 ओवर बच रहे, आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन ओडीआईज में 10 ओवर के बाद आप शुरू होते हो कि भाई 40 ओवर्स बच रहे हैं। सो ये जो माइंडसेट है इसको काफ़ी हद तक चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छी बात एक और मुझे ये लगी कि रोहित पौडेल से जब पूछा गया कि लास्ट के ओवर्स में अगर आपको डिफेंड कराने हैं 10-12 रन तो आप किसके हाथ में बॉल दोगे, उन्होंने कहा नंदन, वो नंदन जिसने अभी अभी टीम ज्वाइन की है। सो अच्छी बात है कि कैप्टन को ये तो समझ में आ गया है कि भाई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट एक बंदा है, उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करना आपको पड़ेगा। और पहले हम जो देखते थे कि भाई अविनाश बोरा हो गया या और प्लेयर्स पर वो गोल गोल घूमती रहती थी चाबी कि यार ऐसा होगा नहीं होगा, किस प्लेयर को दें नहीं दें, आखिर ओवर करा पाएगा नहीं करा पाएगा, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको आ गई कि हाँ भैया एक प्लेयर ये जो है वो आपको लास्ट में अच्छे ओवर डाल सकता है, विकेट लेकर दे सकता है, रन बचा सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली वांटेड और ये आपका एक सोल्यूशन ज़रूर है। बट यस, आपको ओडीआईज को कैसे खेलना है आने वाले टाइम में, ओडीआई स्टेटस अब ऑन द लाइन आ चुका है। आप 4 में से 4 हार गए हो, अब आप ये नहीं कह सकते कि हम रिलैक्स हैं और यहाँ से हम कुछ हार भी जाएं तो भी चले, अब नहीं चलेगा। वी वर एक्सपेक्टिंग 4 में से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 4 मैच की सीरीज 3-1 पर ख़त्म होगी, नेपाल लीड करेगा, बिकॉज नेपाल बहुत अच्छे मोमेंटम से आगे बढ़ रहा था। अब वो मोमेंटम पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। अब इसका आपको कोई अलग सोल्यूशन निकाल कर लाना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू हाउ टू डू समथिंग जिससे आप इसको सॉल्व कर सको। बिकॉज इफ़ यू जस्ट फेल टू सॉल्व दिस तो फिर कहानी जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और ये ओडीआई फिर आपके हाथ से निकलता हुआ दिखेगा। बिकॉज आगे जो मैचेस हैं वो इतने भी आसान नहीं होने वाले हैं। अभी से ही आप देख लो डिमांड होनी शुरू हो गई कि भाई नेपाल में मैचेस होने चाहिए, नेपाल में होने चाहिए, बिकॉज लास्ट ऑप्शन ये है कि आप टीयू में खेलोगे, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और वहाँ पर आकर कुछ मैचेस जीतोगे। सो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप ओडीआई में अपने आप को कंटिन्यू कर पाओ। खैर एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कि यस, नेपाल की एक बहुत क्रूशल डिमांड जो है वो ये है कि भाई आप पहले प्लेयर सेग्रीगेशन करो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे 11 प्लेयर अलग कर दो, ऑल आई एम सेइंग कि ये जो 11 प्लेयर हैं इसमें से आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से वो 4-5 प्लेयर हैं जिनको आपको फॉर्मेट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। और तो और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो 4-5 प्लेयर है ना, ये अगर ओडीआई नहीं खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि घर बैठे हुए हैं, उनका कुछ दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। सो जो स्ट्रक्चर है पूरा वो दोनों प्लेयर के लिए, जो रेगुलर प्लेयर हैं वो भी खेलते रहें और जो रेगुलर प्लेयर नहीं है, ऐसा नहीं कि वो साल में अगर वो 10 ओडीआई खेल रहे हैं तो उसके अलावा पूरे टाइम वो घर बैठे हुए हैं। इससे नहीं हो पाएगा आपका जो आपका प्लान है वो एग्जीक्यूट वहाँ पर नहीं हो पाएगा। खैर लेट्स जस्ट सी कि आगे किस तरह से टीम प्लान करती है, नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर आता है वो किस तरह से आता है, क्या इस वाले कैलेंडर ईयर से टीम कुछ सीखती है, मैनेजमेंट कुछ सीखती है और ओडीआईज के नंबर्स बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। खैर विल गेट टू नो इन फ्यूचर। अभी के लिए आई नो कि नेपाल प्रीमियर लीग इज ऑन द लाइन और सबको इस तरह से प्लान कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर एंड टू कवर एटलीस्ट द प्ले ऑफ्स फ्रॉम द ग्राउंड। खैर टिल देन आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, जैसे भी अपडेट्स होते हैं आप लोग ध्यान रखो, बाकी मिलता रहूँगा। बाय बाय।